प्रैक्टिस ऑन GI, कौन कौन से कंपाउंड, वेदर द कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और नॉट। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों के कैसे रहे, परसेंट रिजल्ट वगैरह बढ़िया रहा, अच्छा रहा। कितने बच्चों को 95% से प्लस 95 या उससे ज्यादा आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं बेटा, 96, 96.4, और किसका आ रहा है आपके 97.4, बहुत बढ़िया। और किसके 90 to 95 के बीच में कितने बच्चों के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और 80 to 85, 85 to 90, 85 to 90, चलो अब देखो सुनो मेरी बात, 80 के ऊपर भी आ रहे होंगे, 75 के ऊपर भी आ रहे होंगे। ये मत सोचना, उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं कि जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं मेरी तो परसेंटेज 75 से कम है या ज्यादा है, अगर आपको इंप्रूवमेंट देना है तो आप इंप्रूवमेंट भी दे सकते हैं, अगर आपको रिपीट करना है तो रिपीट भी कर सकते हो। ठीक है, ये याद रखना, मैंने कितने ऐसे बच्चों को देखा है जो रिपीट या इंप्रूवमेंट करके भी बहुत आसानी से IIT निकालते हैं। क्योंकि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, स्पेशली मैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, इसमें आपकी बोर्ड की तैयारी अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें अपने आप बोर्ड की तैयारी भी इंक्लूडेड होगी। सो डोंट वरी, अगर आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं या रिपीट देना चाहते हैं तो वो बिल्कुल वैसे वैसे दे दें, बस इंप्रूवमेंट शायद अभी के अभी हाथों हाथ हो जाता है, आई थिंक नहीं, वो भी अगले साल ही होगा ना। अगर कोई इंप्रूवमेंट भरना चाहता है तो नेक्स्ट ईयर ही दे पाएगा कि 1-2 महीने बाद हो जाता है शायद, इसी साल कब होता है, अक्टूबर के आसपास, तब तक हमारा काफी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चुका होगा। खुद आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, CBSE के लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस उठाओ, सीधे पढ़ लो, अपने आप आपको जो भी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स है उसकी इंप्रूवमेंट देना है वो दे सकते हो। पढ़ाई पर असर मत होने देना बच्चों, ऐसे मत सोचना कि मेरी तो पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी, डोंट वरी एट ऑल। सीरियसली मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बोर्ड की परसेंटेज कम भी आती तो भी बहुत अच्छी IIT में जाने वाले बच्चे बहुत सारे होते हैं। तो IIT टोटली अबाउट द कंसेप्चुअल प्रैक्टिस, और कंसेप्चुअल प्रैक्टिस हम आपको करवा ही रहे हैं। ठीक है, अब जिन्होंने भर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं भरना क्लास के बाद भरना, मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, वरना हमारा तो हो नहीं पाएगा सिलेबस बनना ऐसे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की 3 कंडीशन बताई थी, बंद कर दो, हम नोट करना बाद में करना होगा ना, वरना ऐसे तो हो नहीं पाएगी। आपको मैंने 3 कंडीशन बताई थी, फटाफट से कॉपी खोल लो और बताओ पहली कंडीशन कौन सी थी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने की। हमने कहा था कि कोई भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, पहले तो बताओ होते क्या है। हमने कहा था ऐसे कंपाउंड, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिनमें ज्योमेट्री डिफरेंट हो, कहां पर, जहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो। इस तरह से हमने 3 कंडीशंस बताई थी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। पहली थी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दूसरी थी ग्रुप शुड बी डिफरेंट एट द टर्मिनल कार्बन, एंड थर्ड इज एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। पहली कंडीशन जो हमने बोली थी ग्रुप रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, उसके लिए हमने 3 पॉसिबिलिटी बताई थी कहां कहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है। पहला बताई थी, बोलो, डबल बॉन्ड, कोई सा भी डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, किसी भी टाइप का डबल बॉन्ड। दूसरी कंडीशन हमने बताई थी साइक्लिक सिस्टम में भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोएल्कीन, इन सब में भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। इसके अलावा तीसरी कंडीशन हमने बताई थी ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन, या जिसको हमने क्या कहते हैं, क्राउडिंग। बल्कि ग्रुप जब क्राउड करते हैं, आपने देखा हो तो वहां हमने ट्राइफिनाइल समझाया था कि हमने कहा था अगर ग्रुप एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाए, अगर ग्रुप में हिंड्रेंस हो रही है तो, टक्कर हो रही है तो ग्रुप्स अगर टक्करेंगे, जैसे बेंजीन है, बेंजीन की यहां वाली पोजीशन पर मैंने बताया था मिथाइल इथाइल आपस में टकरा रहे हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल, तो रिंग क्या होगी, आउट ऑफ द प्लेन चली जाएगी। इसके कारण वो घूमना उसका पॉसिबल 180 डिग्री पॉसिबल नहीं होगा। तो ये तो थी पहली कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की। दूसरी हमने कहा था जहां पर भी डबल बॉन्ड या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उसको हमने बोला था टर्मिनल कार्बन। क्या कहा था, और टर्मिनल कार्बन पे बच्चों हमने कहा था कि वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए वरना ज्योमेट्री नहीं बन पाएगी, दूसरी कंडीशन। तीसरी हमने कहा था एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। बोलो सही है क्या? तो एरियल डिस्टेंस के लिए मैंने एक बहुत ही शानदार एग्जांपल लिया था। पहले तो अगर आप ध्यान से देखो, एरियल डिस्टेंस का एग्जांपल समझाता हूं। मान लो कि यहां पर CH3H डबल बॉन्ड C, यहां पर H3 लगा रखा है और H, ठीक,
और इसी तरह से मैंने यहां पर क्या किया, इसकी दूसरी ज्योमेट्री सोची। मैंने सोचा कैसे बनाते हैं दूसरी ज्योमेट्री, आप एक कार्बन की दो वैलेंसी ऐसे चेंज कर दिया करो, जैसे इसको चेंज कर दिया, या इसको भी कर सकते हो। तो अब क्या करो, आप यहां पर इन दो ग्रुप के बीच में डिस्टेंस ले लो, मिथाइल मिथाइल या हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जो यहां लो वही यहां पर भी रखना। यहां मिथाइल मिथाइल है तो यहां भी मिथाइल मिथाइल लेना है। तो यहां मान लो बच्चों L1 है और यहां मान लो L2 है, तो बताओ L1 L2 सेम आनी चाहिए या डिफरेंट आनी चाहिए? हमने कहा था एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट इन स्पेसिफिक ग्रुप्स बिटवीन डिफरेंट ज्योमेट्री। क्या बताओ, क्या L2 बड़ा आ रहा है L1 से? मतलब कि मैं बोल सकता हूं L1 L2 सेम नहीं है, यही हम चाहते थे। अगर ऐसा है तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। फिर इसके बाद मैंने कहा था कि टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट क्लास, इसकी जगह हमने क्यूम्यूलिन ली है। क्या होती है क्यूम्यूलिन? जब डबल बॉन्ड लगातार प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूम्यूलिन। ये क्यूम्यूलिन है। अब इसमें अगर मान लो मैंने यही डिफरेंट ज्योमेट्री बनाने की कोशिश की तो बच्चों क्या यहां पर अब यहां पर डिस्टेंस चेंज हुई? मैंने कहा था कि ये मैं समझाऊंगा कि ये L1 L2 ऐसा लगता है कि L2 बड़ी है, जैसे यहां L2 बड़ी है L1 से, तो यहां डिस्टेंस ज्यादा आ रही है, यहां कम आ रही है। ऐसा लगता है कि L2 बड़ी है, लेकिन एक्चुअल में आप जब इसको 3D में देखोगे तो L1 L2 सेम आएगी। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एक्चुअली बच्चों होता क्या है कि क्यूमुलिन में जब दो पाई बॉन्ड लगातार होते हैं ना, तो इसमें ये वैलेंसी ऐसे प्रेजेंट होती है, जैसे ये डैश पर है तो ये वेज पर आ जाएगी, कैसे आ जाएगी? वेज। और ये ऑन दी प्लेन नहीं है, मतलब ये वैलेंसी ऐसे है, वो वैलेंसी ऐसे नहीं है, ऐसे है। अब ये ऐसे क्यों है वो तो मैं बताता हूं अभी, लेकिन आप सोचो ये वैलेंसी ऐसे है, मतलब इसका एक हिस्सा पीछे की तरफ है, जैसे ये बोर्ड का प्लेन है, सोचो यहां बोर्ड का प्लेन है ना, वर्टिकली वर्चुअल प्लेन है, तो ये वैलेंसी पीछे चली गई, कौन सी? मिथाइल। ये क्या आ गया? वेज। उल्टा भी ले सकते हो आप इसको, वेज इसको डैश भी ले सकते हो, उससे कोई अंतर नहीं। डैश मतलब बिलो द प्लेन, वेज मतलब अबव द प्लेन। ध्यान रखना किसी वैलेंसी को हम ऐसे लिखते हैं ना, जैसे ये ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब है कि ये दो वैलेंसी तो ऑन दी प्लेन है, इसको हम बोलते हैं डैश लाइन। क्या बोलते हैं? डैश। और इसको क्या बोलते हैं? वेज। क्या बोलते हैं? वेज है। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, जैसे ये सिग्मा बॉन्ड है ऐसे ये भी सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन डैश को हम पीछे जाने वाले को 3D में ऐसे बनाते हैं, बिलो द प्लेन। और जो बाहर की तरफ होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? अबव द प्लेन। जैसे ये कार्बन है, देखो देना 4 पेन 3 पेन देना, ये देखो समझना। आपने क्या किया बच्चों, ये दो ऐसे कार्बन को sp3 कार्बन को ऐसे पकड़ा, ठीक है। अब सोचिए, देखो मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना, मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया sp3 को। तो जो बोर्ड का प्लेन यहां ऐसे है, यहां बोर्ड है, हमेशा ध्यान रखना जब भी मैं रखूंगा सोचना बोर्ड यहां पर है, तो उसमें बोर्ड के प्लेन पर कार्बन तो प्लेन पर आ जाएगा, ये दोनों वैलेंसी भी प्लेन पे आ जाएगी। क्या ये रेड वाला जो पेन है ये प्लेन के यहां से बाहर की तरफ है? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, आप लोग ऑब्जर्वर हो तो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, तो इसको हम बोलेंगे वेज लाइन अबव द प्लेन। जबकि ये वाला जो पेन है वो क्या पीछे की तरफ है, तो इसको हम बोलेंगे बिलो द प्लेन। क्या बोलेंगे? प्लेन के पीछे है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो बोलेंगे डैश लाइन। ठीक है, तो इसमें हम ये समझाना चाह रहे हैं, किसमें? ये वाली साइड, कि जब यहां पर क्यूमुलिन होती है तो ये वैलेंसी अगर ऑन दी प्लेन है तो ये डैश पर है, ये ऐसे। उल्टा भी ले सकते हो, इसको वेज डैश पे लोगे तो ये ऑन दी प्लेन लेना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा होता क्यों है वो बाद में देखेंगे हम, पर पहले आप ये देखो कि इस मिथाइल और इस मिथाइल की डिस्टेंस। इसी तरह से बच्चों यहां पर देखो, ये डैश पर लिया है मैंने, और ये मैंने कहां लिया है? डैश पर। तो ऐसा नहीं लग रहा डैश से जितना ये ऊपर था डैश से ये उतना ही नीचे है। 3D में सोचो, देखो ये ऐसे रखा हुआ, ये मेरी इंडेक्स फिंगर को मैंने मिथाइल मान लिया डैश पर, ठीक है, और ये ऐसे। अब देखो सेंटर से पीछे से मैं इधर गया, जितना ऊपर जा रहा हूं क्या दूसरे मॉलिक्यूल में उतना ही मुझे नीचे जाना पड़ रहा है? तो एक्चुअली 2D में तो बड़ी दिख रही है वो, 3D में सोचना पड़ेगा। 3D में वो एक्चुअली दोनों लेंथ बराबर है। जैसे हो सकता है आप इसकी जगह इसको पलट देते, मतलब इसकी जगह में इसको पलट देता, तो अगर ये पीछे मिथाइल था, तो जो सेंटर से जितना ये अंदर की तरफ डिस्टेंस आ रही है, सोचो मैं इसको ऐसे पलट देता तो यहां मिथाइल उतना ही, वो बाहर से उतनी डिस्टेंस आती, तो क्या L1 L2 सेम आएगी या डिफरेंट? सेम। तो मैं कह सकता हूं कि L1 L2 सेम आ रही है, यानी एरियल डिस्टेंस नहीं बदली। और अगर एरियल डिस्टेंस नहीं बदली मतलब कि ज्योमेट्री नहीं बदली। ज्योमेट्री में हमेशा दो ग्रुप्स जो होते हैं ना,
अलग अलग ज्योमेट्री में उनकी एरियल डिस्टेंस हमेशा डिफरेंट आती है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर की खास बात है, जैसे इसमें आई लेकिन इसमें नहीं आई। अब बच्चा बोलता है लेकिन ऐसा होता क्यों है, तो आप मुझे बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या sp2 है, जो 3 सिग्मा 1 2 3 और एक पाई बॉन्ड को काउंट करोगे नहीं, इसका हाइब्रिडेशन, इसका कार्बन sp2। तो बच्चों क्या अगर मैं आपको बताऊं कि ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक, मैं बताता हूं आपको क्यों ऐसा होता है। तो पहले तो आप ये समझो कि एक कार्बन है ऐसा और इसमें मैंने पी वाई ऑर्बिटल बना दिया, पी वाई। अगर ये पी वाई है तो इसका मतलब इसको मुझे डैश वैच पर लेना पड़ेगा। अगर ये वैलेंसी ऑन दी प्लेन है तो ये डैश होगी, ये वैज होगी। ऐसा क्यों होगा बेटा, ये फिर से समझो। क्या आपको पी एक्स पी वाई का दो ही पद हो, क्या आपको पी एक्स पी वाई पी जेड नाम के 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, ये पता है? पी ऑर्बिटल एस तो एक ही होता है स्फेरिकल, पी होते हैं 3 टाइप के, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस जनरल कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, और ये वाला जेड। अगर अच्छा पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है, कैसा होता है? डंबल। तो अगर पी मतलब एक्स एक्सिस में डंबल बन रहा है तो ये क्या है आपका पी एक्स, अगर वाई एक्सिस में बन रहा है तो पी वाई, और अगर जेड एक्सिस में बन रहा है तो पी जेड। डंबल है तीनों ही लेकिन अलग अलग एक्सिस में ओरिएंटेड है। तो सोच के देखो, मैंने ये कार्बन को sp2 को ऐसे बनाया है, ये देखो ये 3 वैलेंसी है। क्या ये एक प्लेनर कंपाउंड है भी, क्योंकि ये sp2 है 3 सिग्मा, ठीक है, और एक पी ऑर्बिटल है। तो बच्चों अभी इसका पी ऑर्बिटल कहां होगा, ये अगर प्लेन है इन तीनों वैलेंसी का तो इसका आधा डंबल प्लेन के बाहर और आधा डंबल प्लेन के अंदर, अपोजिट साइड में होते हैं ना, तो आधा डंबल बाहर आधा डंबल अंदर। बताओ ये कौन सा एक्सिस में बना रहा हूं मैं, पी जेड में बना रहा हूं, यानी ये पी जेड है। तो क्या ये दोनों वैलेंसी सेम प्लेन में आ गई, बोर्ड के प्लेन में। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे पकड़ता तो अब बताओ क्या ये प्लेन है कंपाउंड का, कंपाउंड का प्लेन, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कंपाउंड के प्लेन के परपेंडिकुलर आ गई ये वैलेंसी, क्योंकि एक वैलेंसी बाहर आ गई एक अंदर आ गई। पकड़ने का तरीका चेंज हो गया, ऐसे पकड़ लिया मैंने, पहले ऐसे पकड़ा था अब ऐसे पकड़ लिया। तो देखो ये पी वाई आ गया ना, तो पी वाई का मतलब क्या है, ये वाला ऑर्बिटल। तो ये अगर ऐसे पकड़ोगे तो ये अंदर चले, ये बोर्ड का प्लेन है, ये अंदर चला गया ये बाहर आ गया 3D में, समझ लो। तो अब जरा सोच के देखना कि मान लो मैंने बच्चों बोला है sp2, अब ये sp2 है, इसका मतलब क्या है? sp2 का मतलब है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, एक s और 2 p के बीच में हुई है, यानी टोटल 3 ऑर्बिटल है, एक s और 2 p मतलब sp2। तो p के टोटल ऑर्बिटल कितने होते थे, बोलते हुए चलना यार अगर सीखना है तो, वरना कंफर्म नहीं आएगा समझ में। कितने पी ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो अब मुझे बताओ कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं? ओ भैया तुमसे भी पूछ रहा हूं, है ना। तो कितने पी ऑर्बिटल होते हैं टोटल? 3, 3 में से 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो गए, सपोज पी एक्स और पी वाई हो गए, तो कौन सा अनहाइब्रिड बच गया? पी जेड। समझ गए? अब सोच के देखो यहां पी जेड है या यहां पर पी जेड है, कहीं पर भी होते हैं। तो यहां पहले तो ये समझ लो, यहां पर पी जेड बचा, या पी वाई भी बच सकता है, पी एक्स, कोई सा भी कोई एक बचेगा। लेकिन यहां क्या 2 बचेंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में एस का एक और पी का एक ऑर्बिटल गया है, तो कितने नहीं गए होंगे? मान लो पी वाई पी जेड, यहां पर भी एक बचा होगा। तो सोच के देखो, मान लो मैंने इसका पी वाई ले लिया, तो इसका, अच्छा ये तो पता है ना आपको पी वाई है, तो पी वाई से ही साइड ओवरलैपिंग करेगा। पी वाई पी जेड कभी नहीं कर सकता, हमेशा पैरेलल होने चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। ठीक, अब यहां पी वाई है, अब सोच के देखो इसके पास तो बच्चों पी वाई आ गया, यहां पी वाई और यहां पी वाई। अब इसके पास एक और बचा होगा, तो पी जेड ले लूं, तो इसका मतलब यहां अगर ये पी जेड है परपेंडिकुलर, आधा इस तरह से रखा हुआ है, ये तो दोनों ऐसे रखे हैं, वो ऐसे रखा हुआ है, तो क्या वो यहां पर डेफिनेटली पी जेड ही रहा होगा? तो अब आप सोच के देखो इसकी वैलेंसी कैसी आई होगी। इसकी वैलेंसी अगर डैश वैच पर गई होगी तो इसकी वैलेंसी क्या ऑन दी प्लेन आ जाएगी? मतलब मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों वैलेंसी का जो प्लेन है, ये 2 वैलेंसी का प्लेन है और ये दोनों वैलेंसी का प्लेन है, वो परपेंडिकुलर चला गया। क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे परपेंडिकुलर हुआ आप खुद सोचो, ये वैलेंसी ऐसे रखी हुई है तो इसका प्लेन ये है ना,
ये वैलेंसी ऐसी रखी तो इसका प्लेन ये है, तो ये वैलेंसी एक दूसरे के सेम प्लेन में या परपेंडिकुलर है? तो समझ में आ रहा है, जब दो पाई बॉन्ड लगातार आते हैं, इधर भी पाई बॉन्ड आ गया, इधर भी पाई बॉन्ड आ गया, तो ऐसी क्यूमुलिन में वैलेंसीज परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। ये ऐसी होगी तो वो ऐसी होगी, इसको ऐसे लोगे तो फिर वो ऐसे लेनी पड़ेगी। समझ गए? तो समझ ना डैश क्यों, क्योंकि पी वाई है, अब पी वाई की पी ऑर्बिटल यहां आ रहा है तो वैलेंसी ऐसी रखनी पड़ेगी, एक वैज एक डैश। क्योंकि यहां पर मैंने पी जेड रखा है ऐसे, पी और जेड ऑर्बिटल ऐसे, तो वैलेंसी ऐसी आ जाएगी। आया नहीं आया? नहीं आया? तो अब सोच के देखो ना क्यों L1 L2 सेम आ रही है, समझ में आया? तो आप सोचो एक पाई बॉन्ड अगर और बना दो तो नोट भी करते जाओ, और इस वाले एग्जाम्पल में सोचो CH3 H डबल बॉन्ड CH3, ठीक, और दूसरा मॉलिक्यूल लो CH3H CH3, ध्यान रखो रियल वर्ल्ड जो होता है ना वो 3D होता है, ये 2D हमारे पास है, ये प्लेन 2D है, दो ही एक्सिस से मिलकर बना है ना, मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, तो जो प्लेन है हमारा डिजिटल बोर्ड का वो 2D है, और हमारी मजबूरी क्या, हमें 2D में ही समझाना पड़ेगा। आपकी कॉपी भी क्या है 2 डायमेंशनल, लेकिन रियल वर्ल्ड में कभी भी 2 डायमेंशनल थिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है। रियल वर्ल्ड में हमेशा 3 डायमेंशंस होते हैं, x y z कोऑर्डिनेट्स, तो इसका मतलब आपको 3D में सोचना होता है, पर लिखा 2D होता है, इसलिए हम वेज डैश बना के समझाते हैं। वेज मतलब बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, और ये क्या है वेज, वेज मतलब अबव द प्लेन, तो वैसे ये डैश लिखा तो ये बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन, और ये वाली सिंपल लाइंस जो होती है वो ऑन द प्लेन मानेंगे। ऑन द प्लेन मतलब बोर्ड, कॉपी पे लिख रहे हो तो कॉपी, नोट बिल्कुल फटाफट करते हुए चलना, बोलने की जरूरत नहीं है, अगर चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करवाओ तो, क्योंकि सारा खेल जेई और इंजीनियरिंग एग्जाम में बच्चों दो ही चीजों का खेल है, पढ़ना तो सबको पड़ता है, लेकिन कई बच्चे पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं ला पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़ाकू हैं, ऑब्वियसली पढ़ाकू सबको होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आईक्यू बहुत शानदार है तो बिना पढ़े निकाल लूंगा आईआईटी, ऐसा कभी नहीं होने वाला, इम्पॉसिबल। पढ़ना तो सबको पड़ेगा जिसको भी आईआईटी निकालनी, लेकिन जिसको पढ़ने के बाद अच्छी रैंक चाहिए या श्योर सिलेक्शन चाहिए, वो दो बातों का ध्यान रखे। अगर आप पढ़ाकू हैं, अगर आप वोरेशियस हैं, तो आपका नेचर होना चाहिए रिविजन और प्रैक्टिस, इन दो पर आप बहुत ज्यादा फोकस करें। रिविजन एंड प्रैक्टिस मतलब पहले तो आपको लर्न करें कि ये सिखाया, ये सिखाया, ये सिखाया, उसको बार बार पढ़ पढ़ के बार बार समझे, तो दिस इज रिविजन। और एक बार जब आपको थ्योरी नोट्स अच्छे से रिवाइज हो चुके हों, एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए कि हाँ ये मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, याद तो है ही सही, एक्सप्लेन कर सकता हूं, रटना नहीं है, बिना लॉजिक के याद करोगे तो रट रहे हो। जैसे ये जीआई नहीं है एक दूसरे के, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा एरियल डिस्टेंस सेम आ गई, ठीक है, क्यों आ गई? क्योंकि L1 L2 सेम आ गई। फिर हमने ये समझाया कि L1 L2 क्यों सेम आई, क्योंकि एक्चुअली वैलेंसी परपेंडिकुलर होती है इस तरह से, ठीक। तो ये डिटेल आपको समझ में आने के बाद याद भी रखनी कि हाँ क्यूमुलिन में इस तरह से हम अगर बॉन्ड बनाते हैं तो ऐसे होता है, उसका रीजन ये है। जब हम विद रीजन चीजों को लर्न करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लर्निंग, और जब हम बिना रीजन के आंसर याद करते हैं कि ऐसा ही होता है, रीजन पता नहीं है, मतलब आप रट रहे हो, बिना दिमाग लगा रहे, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखो बच्चों, समझ में आने के बाद आपको उसको लर्न करना है, लर्न मतलब विद रीजन याद रखना है। दूसरी बात, अगर आपको चीजें याद हो जाए
तो एक और स्टेप बचती जो अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं, वो सोचते हैं कि अब तो मुझे लर्न हो चुका है, अब क्या दिक्कत है। तो लास्ट चीज होती प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग। कंटिन्यूअसली आप प्रैक्टिसिंग चालू रखें। एक चैप्टर खत्म हो सकता है लेकिन उसकी प्रैक्टिसिंग कभी खत्म नहीं होगी, उसकी प्रैक्टिसिंग टिल द सेशन ऑफ एंड। जेई एडवांस जब 2023 में होगा उसके लास्ट डे तक चलती रहेगी। मतलब रिवीजन अच्छे से चलता रहेगा, प्रैक्टिस अच्छे चलेगी। लर्निंग तो हो चुकी कंप्लीट, समझ में तो आ चुका है, लेकिन आप रिवीजन और प्रैक्टिस कंटिन्यू चलेगी। और जो बच्चा इन दो बातों पे फोकस करेगा डेफिनेटली ही और शी विल क्रैक जेईई मेंस एज वेल एज एडवांस एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो याद रखिए मूल मंत्र क्या, लर्निंग, रिविजनिंग एंड प्रैक्टिसिंग। तो ये दो बच्चे मिस करते हैं, या तो बच्चा कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो रिवीजन अच्छे से है नहीं और प्रैक्टिस शुरू कर दी, अब क्वेश्चन लगाए जा रहे हो, कंसेप्ट याद रहा नहीं। सोचो आप 1 महीने बाद आईयूपीएसी के रूल्स आपको याद रहे नहीं, टेबल याद रही नहीं, और आप क्वेश्चन लगाए जा रहे हो, तो टाइम वेस्ट ही कर रहे हो अपना, नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको याद ही नहीं आ रहा सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, कार्ब सफिक्स का भी यूज करना है, अल्फा वोवल है तो क्या एल्केन एल्केन एल्कीन का लास्ट ई कब हटाना है, ये रिवीजन में और लर्निंग में पढ़ा था ना हमने चैप्टर में। तो ये होता है रिवीजन, टाइम टू टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, कुछ बच्चे केवल प्रैक्टिसिंग करते हैं, वो सोचता ठीक है सर ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो आईटी निकल जाएगी, मतलब आप एफिशिएंट काम नहीं कर रहे हो। और दूसरे बच्चे होते हैं जो केवल रिवीजन करते हैं। अब रिवीजन कर रहे हो तो पता कैसे चलेगा कि मैं सही डायरेक्शन में हूं कि गलत डायरेक्शन, वो आप प्रैक्टिस से पता लगेगा कि जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपकी एरर तो कम होगी सही, क्वेश्चन अपने आप में टॉपिक को वापस से रिकॉल करवा देता है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो मतलब आपको रूल सारे याद है, सारे कंसेप्ट याद है, यस और नॉट। तो हमेशा याद रखें, चीजों को पहले सीखें, समझें, समझ के सीखें, फिर उसके बाद उसको रिवाइज करें, याद करें घर पर। इसलिए तो मैं बोलता हूं आज जो पढ़ा है उसको आज वापस जाके पढ़ो। तो क्यों लगता है, क्यों बोलता हूं मैं, इसलिए थोड़ी बोलता हूं कि आज पढ़ने में आ गया, घर पर जाने के बाद दोबारा पढ़ने में बच्चों को एंगेज रखना है, नहीं। आज जो आपने पढ़ा है वो घर पर जाके जब दोबारा पढ़ोगे तो वो याद होने लगेगा। नहीं होता क्या ऐसा, तो जब आपको याद होने लगेगा तो उसके बाद तुरंत अगला स्टेप आपको क्या करना है, डीपीपी प्रैक्टिस, डीपीपी प्रैक्टिस, मॉड्यूल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस शीट प्रैक्टिस, फिर ऐप में और क्वेश्चंस आएंगे वो प्रैक्टिस, धीरे 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 प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा। एक टाइम के बाद आपकी चीजें डीप मेमोरी में आ जाएगी। आप बोलोगे यार ये तो बहुत लॉजिकल चीज पढ़ रहा हूं मैं, इसमें कुछ इलॉजिकल है ही नहीं। तो वहां पर आपका फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा पूरी तरह से, आप चीजों को अब रट नहीं रहे, आप चीजों को लॉजिकली देख रहे हो। लेकिन ध्यान रखना उसका एक प्रोसेस है। आप सोचो अचानक कल ही सब चीजें चुटकी बजाते हो जाएगी, ऐसा नहीं होता बेटा, धीरे 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 चीजें इवॉल्व होती है। तो पहले सोचते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, फिर समझ के याद करते रहो, याद करते रहो, याद करते रहो, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, फिर क्वेश्चन आपको अब लगातार सिखाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्या आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात लॉजिकल लग रही है? तो अब मुझे बताओ ये दोनों की L1 L2 क्या होनी चाहिए। यहां मैंने 3 पाई बॉन्ड एक साथ लगाए और तीनों पाई बॉन्ड बताओ यहां L1 है या L2 है। क्या L1 L2 सेम होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। अब L1 L2 सेम नहीं होगी। L2 बड़ा है बच्चों किससे? L1 से। L2 इज ग्रेटर देन L1। और पता है क्यों? क्योंकि ये आपका सिस ज्योमेट्री, ये ट्रांस है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसलिए हैं क्योंकि L1 L2 नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? उसका हाइब्रिडाइजेशन देखो। आप मुझे बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp2। इसका भी क्या ऊपर ऊपर लिख भी बोला था, यहां लिख दो sp2। यहां क्या आया? यहां क्या आया? यहां क्या आया? अब आप मुझे बताओ, अगर सोचो ये पी वाई या पी जेड कुछ भी ले लो, अगर ये पी जेड है तो इसका बॉन्ड जो पाई बॉन्ड बना होगा क्या वो पी जेड से बना होगा? अब इसका पी जेड कंज्यूम हो चुका है तो इसका क्या पी वाई बनाया होगा। अब यहां पी वाई कंज्यूम होगा तो वापस क्या आ जाएगा? पी जेड। इसका मतलब क्या इन दोनों का प्लेन अब सेम प्लेन आ गया। यानी ये अगर ऐसे है तो ये भी कैसे होगा? ऐसे। अगर मान लो आप इसको पी वाई मानते हो तो यहां भी पी वाई आएगा आखिरी में, तो ये ऐसे तो ये भी ऐसे होगा। बोलो दोनों का प्लेन सेम आ गया। इसका जो प्लेन है इसका भी वही प्लेन है। अब जब सोचो अगर आप मिथाइल की डिस्टेंस यहां L1 है, अगर मैं इसको नीचे कर दूं या इसकी जगह इसको नीचे कर दूं तो बताओ मिथाइल की डिस्टेंस बढ़ी या नहीं बढ़ी? और डिस्टेंस बढ़ गई मतलब चेंज हो गई मतलब डिफरेंट ज्योमेट्री है। कहां पर? जहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे? बोलो ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये क्यों नहीं थे? क्योंकि यहां एरियल डिस्टेंस सेम थी, ये डिफरेंट है, इसलिए ये जीआई शो करेगा। इसलिए आप लर्न कर सकते हैं कि जब दो पाई बॉन्ड लगातार आते हैं, ट्यूमुलिन हैविंग इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इवन समझते हो ना,
2 4 6 इवन। ऑड क्या होता है 1 3 5। तो जब इवन नंबर ऑफ क्यूमुलिन है वो कभी जीआई शो नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि वैलेंसी हमेशा परपेंडिकुलर होगी, तो L1 L2 बदलेगा ही नहीं, बदलेगा क्या? लेकिन जब ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आ रहे हैं तो क्यूमुलिन जीआई शो कर सकती है। कर सकती क्यों? क्योंकि प्रीवियस सेकंड कंडीशन भी तो फुलफिल होनी चाहिए, वैलेंसी सेम होनी चाहिए, डिफरेंट? डिफरेंट है ना वैलेंसी, यहां भी ये डिफरेंट। अगर सेम हो जाए, मान लो यहां भी मिथाइल हो, यहां भी मिथाइल हो, तो फिर शो करेगी क्या? तो कर सकती है। ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाली क्यूमुलिन जीआई शो कर सकती है अगर दोनों वैलेंसी दोनों साइड की डिफरेंट हो तो। क्या ये लॉजिकल है? पक्का? तो ये तीनों कंडीशन के बेसिस पर अब हम करेंगे प्रैक्टिस। हमने तीनों कंडीशन सीख ली। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सेकंड कंडीशन ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट, दोनों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। तो ट्राई करोगे? किसी को कोई डाउट? पक्का? चलिए क्वेश्चन लिखिए। अब आपको बताना है कौन सा कंपाउंड जीआई शो करेगा। विच ऑफ दी फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ठीक है, चलिए हाँ जी एनी डाउट हियर? अच्छा बच्चों, सिस ट्रांसफॉर्म में पहले से आता है ना, किसको बोलते हैं सिस? सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। यस और नॉट? तो आप मुझे बताइए क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा? बिल्कुल करेगा। देखो डबल बॉन्ड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, डबल बॉन्ड में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। क्या सेकंड कंडीशन वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए? वैलेंसी डिफरेंट, इधर की वैलेंसी डिफरेंट, इधर की वैलेंसी डिफरेंट, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं। यहां की वैलेंसी यहां हो जरूरी नहीं है, बस ये दोनों डिफरेंट होनी चाहिए, ये दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक। अच्छा, क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये सिस ज्योमेट्री है? क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड सिस, अगर सेम ग्रुप उल्टा कर दूंगा तो अपोजिट साइड चला जाएगा। ट्रांस, बताओ अगर अभी हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस L1 है, मैं दूसरी ज्योमेट्री इमेजिन करूं जिसमें H ऊपर हो और इथाइल नीचे हो C2H5, तो क्या H की डिस्टेंस बढ़ जाएगी? मतलब एरियल डिस्टेंस भी चेंज हो रही है। तो क्या ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? बोलो यार।
तो मैं बोल सकता हूं कि ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। अभी सिस है, उल्टा कर दोगे, इसको ऊपर ले जाओगे या इसको ऊपर लेकर नीचे ले जाओगे मिथाइल को, तो ट्रांस। क्या इसी तरह से बच्चों ये भी जीआई शो करेगा? बताओ क्या यहां अभी सिस ज्योमेट्री है, ट्रांस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, आइसोटॉप भी डिफरेंट वैलेंसीज की तरह ट्रीट होंगे, ठीक है ना। तो यहां एच है, यहां ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का आइसोटॉप सुना होगा ना आपने, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, बोलो बच्चों। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये भी जीआई शो कर रहा है, ट्रांस ज्योमेट्री है। हेक्स3n जीआई शो करेगी क्या? हेक्स3n में कितने कार्बन है? 6 कार्बन में क्या थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है? बोलो अभी कौन सी ज्योमेट्री बनाई है? ध्यान से देखो, ट्रांस ज्योमेट्री है। कौन सी? क्योंकि ये वैलेंसी ऊपर है, ये वैलेंसी नीचे है, तो दोनों वैलेंसी अपोजिट साइड है। क्या मैं इसी तरह से बच्चों अगर इसको ऐसे बनाता, यहां देखो इसको ऐसे, ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे बनाता कि यहां पर देखना, इधर यहां पर मैं इसको ऐसे 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 बना देता, तो बताओ क्या ये सिस ज्योमेट्री आती? मतलब यहां देखो ना, डबल बॉन्ड के अराउंड सेम ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं, यहां देखो आ रहे नहीं आ रहे? अच्छा कार्बन बढ़ गए, एक मिनट देखो, यहां पर डबल बॉन्ड 1 2 3, थर्ड पर क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे, तो ये सिस ज्योमेट्री आ गई ना, 1 2 3 4 5 6, अब आ गए। तो यहां देखो हाइड्रोजन नीचे होगा और ये हाइड्रोजन ऊपर होगा, तो सेम ग्रुप अपोजिट साइड, और यहां क्या सेम ग्रुप सेम साइड आ गया। बोलो तो ये जीआई शो कर रहा है नहीं कर रहा? यार आप कुछ सोचो यार, सिंपल सा लॉजिक है बच्चों कि यहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, दोनों वैलेंसी डिफरेंट आ रही है और L1 L2 बदल रही है, तो हेक्स3n भी जीआई शो करेगी, करेगी। अच्छा ये करेगा नहीं करेगा? क्या रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है? किसी ने कहा है क्या हमें कि रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड केवल कार्बन कार्बन में ही होना चाहिए, कार्बन नाइट्रोजन में नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में क्या वैलेंसी डिफरेंट है? लोन पेयर भी तो डिफरेंट वैलेंसी का काम करेगा। ध्यान रखो, आइसोटॉप हो चाहे लोन पेयर हो, डिफरेंट मानना है, लिख लो चाहो तो इस पॉइंट को, लोन पेयर एंड आइसोटॉप्स आल्सो एक्ट एज डिफरेंट वैलेंसी। लोन पेयर एंड आइसोटॉप्स also consider as different valency, मतलब लोन पेयर को भी हमें अलग वैलेंसी ट्रीट करना है और आइसोटॉप की अलग अलग वैलेंसी ट्रीट करना है, तो ये डिफरेंट वैलेंसी है। इधर तो डिफरेंट है, इसी बच्चों देखना इधर, ठीक है। तो क्या ये भी जीआई शो करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन हाँ, इसको मैं सिस ट्रांस नहीं बोल सकता। बोल सकता हूं क्या इसको मैं सिस ट्रांस? क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि यहां जो ग्रुप है वो यहां नहीं है। अगर कोई सेम ग्रुप होते, वो अगर सेम साइड होते तो सिस, अपोजिट होते तो ट्रांस। अब यहां ना ऐसा कोई ग्रुप यहां प्रेजेंट है जो यहां हो, है क्या? तो इसके लिए हम यूज करते हैं सिन एंटी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सिन एंटी सिस्टम, और एक ZE सिस्टम भी यूज करते हैं। फिलहाल सिन एंटी बता रहा हूं। देखो इधर, अगर दोनों इस कार्बन, इसको ऑक्साइन बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? ऑक्साइन। तो इसको बोलते हैं हम एंटी ऑक्साइन, एंटी ऑक्साइन। इसको हम बोलते हैं सिन ऑक्साइन। क्या बोलते हैं? सिन ऑक्साइन। ये अब ये सिन एंटी कैसे डिसाइड हुआ? अगर दोनों HOH अपोजिट साइड पर हैं, कौन साइड पर है? अपोजिट, मतलब एंटी साइड पर है, तो एंटी ऑक्साइन। और अगर दोनों सेम साइड पर हैं, कौन सी साइड पर है? सेम साइड। ये देखो, दोनों अगर सेम साइड पर है, यहां लिख रहा हूं, क्या दोनों सेम साइड पर है? तो अगर HOH सेम साइड पर है तो सिन, ठीक है, और अपोजिट एंटी साइड पर है तो एंटी, ठीक है। तो यहां पर आप चाहो तो लिख लो सिन। तो HOH के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं हम लोग, तो ये हो गया सिन ऑक्साइन, ये हो जाएगा एंटी ऑक्साइन। अब यहां तो बच्चों H है भी नहीं, H है क्या यहां पर? तो फिर यहां पर हम दोनों बोल सकते हैं। इसके लिए तो ये क्या है? सेम साइड या अपोजिट साइड? सेम। बोल तो सही यार, सेम नहीं क्या? इसके लिए बताओ ये सिन है या पहले सिन वाली बात करते हैं। सिन के लिए मैं बोल सकता हूं सिन। सिन किसके साथ है? मिथाइल या इथाइल? तो मैं बोलूंगा सिन मिथाइल इथाइल ऑक्साइन, ठीक है। इसी तरह से बच्चों ध्यान से देखना है इधर, क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि इन दोनों के लिए ये सिन है या एंटी है? एंटी। तो मैं बोलूंगा एंटी। एंटी कौन है? इथाइल। दूसरे को एज इट इज बस लिख दो मिथाइल, और लास्ट में क्या लगा दोगे? ऑक्साइन। मतलब इसके दोनों नाम बनेंगे, सिन में भी बनेंगे, एंटी में। जब H प्रेजेंट होता है तो केवल HOH को देखकर बोलते हैं, और जब
H नहीं हो तो फिर सिन एंटी दोनों एक साथ बनाते हैं, सिन मिथाइल इथाइल ऑक्साइन और एंटी इथाइल मिथाइल ऑक्साइन। नहीं आया? जरा इसका ट्राई करना, बताओ ये क्या है एक दूसरे के, सिन या एंटी? ये वाले सिन है या एंटी है? बोलो भाई, आप बताओ, सिन में नाम बना के बताएंगे, सारे बच्चे बनाओ, जोर से बोलो, सिन इथाइल मिथाइल ऑक्साइन, यस और नॉट? सिन इथाइल मिथाइल ऑक्साइन, बोलो सही है क्या? और ऊपर क्या था? सिन, सिन मिथाइल इथाइल था, क्योंकि वहां मिथाइल के साथ सिन में था, यहां इथाइल के साथ सिन में। अच्छा, एंटी में बना के बताओगे क्या? एंटी के साथ एंटी, एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्साइन, बोलो बच्चों आया क्या? दोनों ही नाम सही है, सिन में है, देखो वहां एंटी इथाइल था, यहां एंटी मिथाइल है, समझ लो। एक्चुअली ये ऑक्साइन होता है, ऑक्साइन की मैं आपको प्रिपरेशन बता दूं, एक मिनट देख लो पहले। ये जैसे एल्डिहाइड कीटोन है, क्या लेते हैं बच्चों हम इसको? एल्डिहाइड और कीटोन, इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं ना NH2OH से, NH2OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन, क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल अमाइन। इसके साथ जब ये रिएक्शन होती है pH 4 से 5, 4 to 5 pH पर, तो हम पढ़ेंगे इसको मैकेनिज्म को पूरा डिटेल में, अभी तो मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि होता क्या है बच्चों, इसका O और इसके 2H निकल जाते हैं बाहर, और इसका O और 2H बाहर निकलेंगे तो बताओ क्या यहां पर मैं बोल सकता हूं इस जगह पर डबल बॉन्ड NOH ऐसे भी आ सकता है और इस तरह से ऐसे भी आ सकता है, दोनों साइड पर आ सकता है, तो ये दोनों फॉर्म बनेगी, इनको ही हम बोलते हैं ऑक्साइन। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ऑक्साइन। इधर समझो जरा, बोर्ड पर देखिए, क्यों सही बच्चे फोकस करें, वरना समझ में नहीं आएगा। सारे बच्चे इधर देखिए बोर्ड पर, ये एल्डिहाइड और कीटोन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम? क्या आपको एल्डिहाइड और कीटोन अच्छे से पता है? अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हैं तो कीटोन, अगर एक भी तरफ H आ गया तो एल्डिहाइड, तो या तो हम एल्डिहाइड लें या कीटोन लें, दोनों ही ले सकते हैं। इसकी NH2OH से रिएक्शन करवानी है, मैकेनिज्म आगे आएगा, अभी बस याद रखें इसका 2H और इसका O निकालना है। बताइए इसका O निकालते क्या? कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री, इसके 2H निकालेंगे, नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी फ्री। क्या फ्री 2 वैलेंसी के बीच में डबल बॉन्ड बना सकता हूं? क्या आपको पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, एक OH भी होता है, मतलब है अभी, तो हो सकता है कि OH ऊपर हो, लोन पेयर नीचे हो, ये भी तो हो सकता है कि OH नीचे हो, लोन पेयर ऊपर हो। बोलो, अब अगर ये ऑक्साइन एल्डिहाइड से बन रहा है तो बोलेंगे एल्डोक्साइन, अगर कीटोन से बन रहा है तो कीटोक्साइन। आप देखकर बता सकते हैं कि वो एल्डोक्साइन होगा या कीटोक्साइन? इधर आओ, आप मुझे बताओ इसको देखकर कि ये एल्डोक्साइन रहा होगा या कीटोक्साइन? अगर एक भी H आ गया तो मतलब एल्डिहाइड से आया होगा, तो एल्डोक्साइन जो होता है कॉमन टर्म तो ऑक्साइन ही है, लेकिन एल्डिहाइड से आया तो HOH से चेक होता है, ये कौन सा है? ये एल्डोक्साइन। क्या ये भी एल्डोक्साइन है, जबकि ये एल्डोक्साइन है या कीटोक्साइन? कैसे पता लगा? इधर भी एल्काइल ग्रुप दोनों से सेम है, मतलब एल्काइल ग्रुप सी है, तो मैं बोल सकता हूं कि एल्डोक्साइन में HOH का ओरिएंटेशन सिन होगा तो सिन, एंटी होगा तो एंटी, और अगर कीटोन से आया होगा तो कीटोन में तो H होता ही नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? पक्का? तो दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप है तो फिर हम सिन एंटी दोनों तरह से नंबरिंग करेंगे, सिन मिथाइल इथाइल ऑक्साइन और एंटी इथाइल मिथाइल ऑक्साइन, ऐसे यहां उल्टा कर दो, ये इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। बोलो सही है क्या? पक्का? तो यहां पर हम बोलेंगे यस इट विल शो GI, ठीक है, GI की दोनों कंडीशन फुलफिल करिए। मतलब मैं आपको GI तो सिखा ही रहा हूं, साथ साथ सिस ट्रांस सिन एंटी ये भी बताते हुए चल रहा हूं। और फिर EZ को थोड़ा अलग से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि EZ यहां नहीं आ पाएगा, वो बड़ा सा थोड़ा सिस्टम है। किसी बच्चों को डाउट हो तो पूछ सकता है। हाँ जी, हाँ जी, IUPAC में, IUPAC में तो EZ यूज करते हैं, सिखाया था। ये कॉमन सिस और ट्रांस सिन और एंटी कॉमन टर्म्स है। मेन तो IUPAC है जिसमें EZ यूज करते थे, याद है मैंने बताया था 2E 3E 4Z ऐसे, तो वो अलग है, वो तो अलग से पढ़ेंगे हम।
ये सब कॉमन सिस्टम है, कॉमन सिस्टम में यूज होते हैं। आईयूबीसी में ईजेड वो मॉडर्न सिस्टम है, सिस्टमेटिक सिस्टम, उसमें हर एक चीज का लॉजिक होगा। लॉजिक तो इसमें भी है, पर ये सब जगह पे यूज नहीं होता है सिनेंटी सिस्टम, ऐसे सिस्टम्स भी सब जगह यूज नहीं हो पाता। समझ आ रहा है बच्चों अच्छे से? जैसे ही समझ में आता है आपका क्लास में ही वर्क स्टार्ट हो जाना चाहिए अपने आप को री एक्सप्लेन करने का। जब आपको लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया है, तो अपने आप को दोबारा समझाया करो अपनी ही लैंग्वेज में। भाई पहले तो आपने आरपी सर की लैंग्वेज में समझा, अब आप अपनी सेल्फ लैंग्वेज में अपने आप को समझाओ। लैंग्वेज कुछ भी हो, एक्सप्लेनेशन सही होना चाहिए, है ना? क्या क्या एग्जाम्पल? 6 नंबर का एग्जाम्पल बताऊं? तो मैं ये कहना, हाँ नहीं नहीं भैया ये तो तय हो गया ना कि यहाँ दो वैलेंसी डिफरेंट है, यहाँ भी वैलेंसी डिफरेंट है, तो जीआई शो करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेंगे। हमने कहा कि अगर एल्डोक्साइन है तो एचओएच का सिन एंटी देखते हैं। अगर एचओएच सेम साइड पर है मतलब सिन, अपोजिट साइड पर है मतलब एंटी, तो सिन एंटी ऑक्साइम सिन ऑक्साइम कर दिया। ऑक्साइम क्या होता है? ये होता है ऑक्साइम, सी डबल बॉन्ड एन ओ एच को हम बोलते हैं ऑक्साइम। तो यहां तो हमने एचओएच से देखा, अब यहां एच है नहीं, तो जब एच नहीं है तो हम इसको सिन देख लें, तो सिन मिथाइल इथाइल ऑक्साइम, क्योंकि ये सेम साइड है। अब इथाइल में बनाओगे तो एंटी इथाइल मिथाइल ऑक्साइम। बोलो समझ आया? ऐसे ही उसको बना के देखो, अब यहां उल्टा कर दिया, सिन इथाइल है, वहां सिन मिथाइल था, तो सिन मिथाइल सिन इथाइल मिथाइल ऑक्साइम और एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्साइम दोनों नाम बन सकते हैं। तो मतलब जब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होंगे तो सिन एंटी दोनों एक साथ नाम बना सकते हैं, लेकिन जब एच ओ एच होगा तो एक ही बार बनेगा एंटी और से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाए, नोट कर लिया? बार बार कह रहा हूं, कुछ बच्चे बहुत ठूस ठूस के लिखते हैं, उनको लगता है कि एक पेज में पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना लेंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा बेटा, कॉपी खर्च होगी, हजारों रुपए खर्च कर रहे हो, कुछ पेजेस पर भी खर्चा कर लिया करो, है ना? तो ये ज्यादा फंसा फंसा के मत लिखा करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी दूर दूर लिखोगे ना नोट्स में, उतनी ही स्पेस रहेगा, तो दूर दूर लिखा करो कंपाउंड। इससे क्या होगा, तुम्हारी गंदी से भी गंदी राइटिंग होगी ना तो समझ में आ जाएगी। जैसे डॉक्टर देखा, डॉक्टर की राइटिंग, उसको खुद को कई बार याद नहीं रहता हुआ कि क्या लिखा है, देखा है डॉक्टर की राइटिंग, लेकिन दूर दूर इतना लिखता है कि मेडिकल स्टोर वाला तुरंत पहचान जाता है कि ये दवाई लिखी है। वैसे जरूरी थोड़ी पहचान पाता होगा, अगर हमारे असर कर रही है सही तो सही दी होगी दवाई। भाई इसका क्या प्रूफ है कि जो डॉक्टर ने लिखा मेडिकल स्टोर में वो वही दिया? तो रिस्क तो है ही सही। अभी तो बोलते हैं डॉक्टर की राइटिंग से पूरी दुनिया वाले परेशान है। तो आप बिल्कुल यही सोचें कि आपकी डॉक्टर जितनी खतरनाक राइटिंग भी है, तो भी आप अगर दूर दूर लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना? तो डॉक्टर साहब लिखते हैं ना बिल्कुल दूर 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 दूर, तो बिल्कुल वैसे के वैसे केमिस्ट्री वाले भी आते हैं इसमें। अब यार हमारी तो मजबूरी होती है, देखो ऐसे ये हमें ऐसे इसलिए लिखना पड़ता है, ये डिजिटल बोर्ड पे अगला पेज बार बार टर्न करेंगे तो कोई बच्चे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो कितने एग्जाम्पल हो चुके हैं? 7। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो साइड में, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम रिक्वायर्ड टू शो जीआई। इंटीजर क्वेश्चन है। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम रिक्वायर्ड टू शो जीआई, आंसर बोलो। जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन आइटम रिक्वायर्ड होंगे? 2। कितने बच्चों का आंसर 0 है? 0, 1, 2, 3, 4। आंसर है 0। कितने? 0। लिखो आंसर 0, और फिर उसके साथ ही ये एग्जांपल आप लिख सकते हो। ये देखो, क्या बच्चों किसी ने कहा है क्या जीआई शो करने के लिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना ही चाहिए? क्या दूसरा कोई बॉन्ड नहीं ले सकते क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए? ले सकते हैं, तो डबल नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। दूसरा, क्या यहां पर मैंने एच और यहां लोन पे लगा दिया तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा? ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट, ये वैलेंसी डिफरेंट। बोलो यार, ऐसे ही बताओ, क्या अगर मैं इसको अपोजिट साइड पे लिख दूं तो ज्योमेट्री सिस बनेगी या ट्रांस?
ट्रांस, तो ये सिस और ट्रांस। नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स में सिन एंटी टर्म्स को प्रेफरेंस मिलती है। तो बताओ इसको सिन बोलोगे या एंटी, और इसको नाइट्रोजन कंपाउंड के लिए कॉमन टर्म ज्यादातर सिन एंटी यूज होती है। तो जैसे सेम साइड हो तो सिन, अपोजिट साइड हो तो एंटी। लेकिन क्या ये दोनों ही जीआई शो करेंगे? पक्का? चलिए तो बताइए अगला वाला, एसीटोन, यहां पर आर की जगह एच CH3 कर लो। एसीटोन जीआई शो करेगा नहीं करेगा? ब्यूटेन 2 ऑन, बताओ भाई, एसीटोन जीआई शो करेगा? पक्का? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां की वैलेंसी भी सेम है और यहां की लोन पेयर भी सेम है, तो नहीं करेगा। क्या ये करेगा? ये भी नहीं करेगा, क्योंकि देखो ये दोनों वैलेंसी तो डिफरेंट है डबल बॉन्ड की, लेकिन क्या यहां पर लोन पेयर सेम है? बोलो। ऐसे ही क्या एल्डिहाइड जीआई शो करेगा? क्या नहीं, ये दोनों तो डिफरेंट है आर और एच, लेकिन क्या दोनों लोन पेयर सेम आ गए? लेकिन प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड, प्रोटोनेटेड मतलब प्रोटॉन ऐड कर दो। प्रोटॉन क्या होता है? H+, तो इस पर आप प्रोटॉन ऐड कर दो तो एक लोन पेयर पर जाके H+ चिपक जाता है, मतलब लोन पेयर इससे बॉन्ड बना लेता है, इससे H से। तो यहां पर क्या अब ये जीआई शो करेगा? इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड। मतलब एल्डिहाइड पर अगर आप क्या डाल दो? एसिड, एसिड बोले तो H+ डाल दो तो लोन पेयर क्या करेगा? H+ को आप दे दोगे, मान लो ऊपर वाला गया तो ऊपर H+ जुड़ेगा। बताओ कौन सी ज्योमेट्री बनी? सिस या ट्रांस? सेम ग्रुप सेम साइड है या अपोजिट साइड है? अगर अपोजिट साइड है तो ट्रांस, अगर H+ नीचे जुड़ता तो सिस। लेकिन क्या ये प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड जीआई शो करेगा? क्यों? क्योंकि प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड में ये दोनों वैलेंसी भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट। हाँ, अगर यहां भी H होता तो फिर जीआई शो करता क्या? नहीं आ रहा, सही बताओ, कोई समस्या? पीछे वालों समझ में आ रहा है अच्छे से? इधर समझ में आ रहा है बेटा? गुड। और करते हैं साइक्लोहेक्सेन, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्या लगता है ये जीआई शो करेगा? आप मुझे एक बार बताओ, क्या इसमें रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है? क्या रिंग में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है? तो इस एरिया में ध्यान से देखो जरा, इस यहां तो जीआई शो हो नहीं सकता क्योंकि यहां दोनों हाइड्रोजन सेम है, यहां भी दोनों हाइड्रोजन सेम है, CH2 है ना, ये CH2। लेकिन बच्चों ये जीआई शो कर सकता है क्योंकि आपको पता है यहां पर मैं दो तरह से ले सकता हूं, इसको मैं वेज पर भी ले सकता हूं, ठीक है, या फिर इसको हम डैश पे भी ले सकते हैं, और दूसरा क्या ले सकते हैं? एक ले सकते हैं वेज और एक ले सकते हैं डैश। तो इसको मैं बोलूंगा सिस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और इसको मैं क्या बोलूंगा? ट्रांस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बोलो यस और नॉट? क्या आपको मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि कार्बन की अगर sp3 कार्बन है तो उसकी दो वैलेंसी अगर आप सेम प्लेन में रखने जाओगे तो रेस्ट ऑफ दी टू वैलेंसी विल बी ऑन वेज डैश। बोलो अभी बताया था मैंने। इधर देखो भाई बच्चे, बोर्ड पर देखो सारे बच्चे, एक मिनट के रुक जाओ। अगर इस कार्बन की दो वैलेंसी मैंने सेम प्लेन में रखी है तो रेस्ट ऑफ दी टू वैलेंसी डैश और वेज पर होगी, यस और नॉट? समझ आ रहा है? तो अब मुझे बताओ, क्या ये कार्बन आपको sp3 वाली फीलिंग नहीं दे रहा है? ये देखो, ये इसकी दो वैलेंसी सेम प्लेन में आ रही है बच्चों, बोल दो यार। तो क्या ये दो वैलेंसी अगर सेम प्लेन में है तो क्या इसको लिखना उसने ऐसे दिया है? लेकिन हम तो समझेंगे 3D में, हमें 3D में समझना पड़ेगा कि ये ऐसा लिखा जरूर है लेकिन ऐसे होगा नहीं। ये कैसे होगा? या तो वेज पर, बताओ मिथाइल अगर वेज पर है तो हाइड्रोजन कहां जाएगा? डैश पर। ये देखो हाइड्रोजन अपने आप डैश। इसी तरह से यहां मिथाइल वेज पर है तो हाइड्रोजन कहां जाएगा? डैश पर। बोलो, उल्टा भी हो सकता है कि मिथाइल डैश पर होते, हाइड्रोजन वेज पे, तो बात तो एक ही होती ना, सेम ग्रुप सेम साइड सिस। लेकिन अगर उल्टा होता डैश वेज या वेज डैश तो क्या बन जाएगा? ट्रांस। नहीं आया? पक्का? तो मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर रिंग में दो ग्रुप हैं जिसमें दोनों वैलेंसी डिफरेंट आई, दोनों कौन सी? एक तो देखो H, एक मिथाइल, कुछ नहीं बोला जाएगा तो ये मिथाइल माना जाएगा ना, एक H और एक मिथाइल, तो वो भी जीआई शो करेगा। करेगा नहीं करेगा?
एक बार वेज वेज या डैश डैश, और एक बार वेज डैश ट्रांस। बोलो, तो अब आप सोच के देखो 14, 15, 16th, भाई आप ऐसे भी सोच सकते हो ना, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, यहां मिथाइल मिथाइल की डिस्टेंस अगर L1 है तो यहां मिथाइल मिथाइल की डिस्टेंस L2 किसकी बड़ी हुई, L1 या L2? L2 बड़ा हुआ ना, क्योंकि यहां देखो वो दोनों बाहर बाहर है, ये रिंग ऐसे है तो ये भी बाहर है ये भी बाहर है, तो यहां L1 डिस्टेंस आ रही है, और एक में क्या आ रही है, अंदर, एक अंदर और एक नीचे वाला बाहर। बोलो, तो डिस्टेंस बढ़ गई ना, आ रहा नहीं है समझ में? पक्का भाई, एक रिंग है, अगर दोनों वैलेंसी ये भी बाहर है मिथाइल और ये भी बाहर है वेज वेज पर, तो यहां दोनों में L1 डिस्टेंस आ रही है, एक में मैंने क्या किया, दूसरे वाले में डैश पर ले गया ऐसे, तो यहां L2 डिस्टेंस बढ़ गई तो एरियल डिस्टेंस चेंज हो गई, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। बोलो भाई, मतलब मैं कह सकता हूं कि रिंग में अगर दो sp3 कार्बन डिफरेंट वैलेंसी कैरी करेंगे, दो sp3, तो वो GI, ये दोनों डिफरेंट है ये दोनों डिफरेंट है, तो GI जो शो करेगा। जैसे यहां देखो, क्या ये भी GI शो करेगा, करेगा नहीं करेगा? वो देख लो, रिंग में पूरा का पूरा एरिया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला होता है, तो ये पूरा एरिया एक GI शो बन जाएगा। इस एरिया में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, इसमें रेस्ट्रिक्टेड है, तो पूरे एरिया में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो गया, नहीं आ रहा? बोलो, अगला वाला बताओ। बिल्कुल करेगा, या तो ये वाला एरिया ले लो या वो वाला ले लो, करेगा नहीं करेगा? अच्छा, 1 ब्रोमो 4 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, नीचे वाला 16th, करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। मान लो ब्रोमीन क्लोरीन वेज वेज पे है तो सिस, और एक वेज एक डैश से लोगे तो ट्रांस। बोलो, और अगर डैश डैश पे भी लोगे तो भी सिस, नहीं आ रहा? पक्का? देखो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं तो आप सोचते हुए चलना, रटना मत, अगर रटोगे तो फंसोगे। आप बस ये याद रखो कि जीआई की कंडीशन क्या थी, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, और एरियल डिस्टेंस अलग आनी चाहिए अगर उसकी दूसरी ज्योमेट्री हम इमेजिन करें तो। बोलो बच्चों, पक्का? एनी डाउट हियर? अगर कोई डाउट हो तो पूछो। साइक्लोहेक्सीन, ध्यान रखें ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए कि साइक्लोहेक्सीन जीआई शो नहीं करती है। इसका डबल बॉन्ड जीआई इसलिए शो नहीं कर पाता है बिकॉज यहां पर सिस फॉर्म तो एग्जिस्ट करती है। अगर ये सिस फॉर्म बनाऊं मैं तो यहां देखो हाइड्रोजन इस तरफ होगा और यहां हाइड्रोजन इस तरफ होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम साइड, तो सेम ग्रुप सेम साइड, तो सिस ओनली, ऐसा लिख सकते हो, ओनली सिस एग्जिस्ट, ठीक है, इन साइक्लोहेक्सीन। इसमें बच्चों ट्रांस एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आप ट्रांस बनाना चाहोगे तो आपको उस तरह से कुछ वैलेंसी अपोजिट साइड पे लिखनी पड़ेगी। अब ये इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो गया, 1 2 3 4 5 6, जिसमें ट्रांसफॉर्म बन ही नहीं पाएगी। क्या नहीं बन पाएगी? ट्रांस। इसमें इतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है ना, ये मॉलिक्यूल इतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन का कारण स्टेबल ही नहीं होगा। अब ये एंगल स्ट्रेन क्या होता है सर? देखिए, एंगल स्ट्रेन का मतलब है, एक पेन लीजिए, कोई भी कार्बन या कोई भी एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है, वो हाइब्रिडाइजेशन उसकी एक स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल की डिमांड करता है। जैसे sp3 कार्बन है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 0.28 मिनट। sp2 कार्बन, याद होना चाहिए, लिखवाया था अपन ने, कितना होता है भाई sp का? आप बताओ, पढ़ते नहीं हो घर पे? ऐसे काम नहीं करे चलेगा, फटाफट, मैं बार बार कह रहा हूं पुरानी चीजें याद होनी चाहिए। sp3 का 109.28, sp2 का 120, sp3 का sp3
मैंने sp3 के बाद sp2 बोला और वापस sp3 बोल दिया था, है ना। sp 180। अब सुनना मेरी बात, मान लो ये 120 डिग्री का एंगल है दो के बीच में, दो एंगल ले, दो बॉन्ड ले रहा हूं मैं। मान लो sp2 कार्बन है, कितना एंगल होना चाहिए 120, अगर ये sp2 है तो। अब 120 वाले को मान लो तुमने 130 कर दिया, तो बोलेगा यार मुझे तो अच्छा लगा, मेरे को 120 चाहिए भाई, मतलब ना 120 से एक कम ना 120 से एक ज्यादा। तो ये गलत है, ये तुमने 10 डिग्री इधर भी बढ़ा दिया, मतलब टोटल तो 10 डिग्री का एंगल स्ट्रेन आ गया, डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जो डिमांड है उससे बढ़ा दिया। या मान लो तुमने 120 को 110 कर दिया, तो ये भी डेविएशन है, वो भी डेविएशन। तो जो स्टैंडर्ड ज्योमेट्री जो डिमांड करती है उससे जो डेविएशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको कि यहां पर ये बॉन्ड्स इतने कॉम्पैक्ट हो जाएंगे कि इसमें एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। इस कारण से ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, एंगल स्ट्रेन आ गया। आप चाहो तो लिख लो डेविएशन। व्हाट इज एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल। स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल से जो डेविएशन करेगा, चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन हो नेगेटिव हो, मतलब बॉन्ड एंगल बढ़े उससे ज्यादा या घटे, तो स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल से ज्यादा बढ़ेगा घटेगा, दोनों ही एंगल स्ट्रेन कहलाएंगे। डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल इज नोन एज एंगल स्ट्रेन। तो ट्रांससाइक्लो एल्कीन या ट्रांससाइक्लो हेक्सीन एग्जिस्ट ही नहीं करती बच्चों। अब ये इंफॉर्मेटिव है, आपको याद रखना है कि साइक्लो एल्कीन मिनिमम 8 कार्बन की रिंग से जीआई शो करती है। कितने से 8। तो इस पॉइंट को लिखे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डाल के कि बिफोर साइक्लो ऑक्टीन, बिफोर साइक्लो ऑक्टीन साइक्लो एल्कीन डज नॉट शो जीआई। अब जनरल रिंग बना रहे हैं, कोई मिथाइल फैल वाली नहीं। बिफोर साइक्लोऑक्टीन, बिफोर साइक्लोऑक्टीन साइक्लोएल्कीन डज नॉट शो जीआई। बिफोर साइक्लोऑक्टीन साइक्लोएल्कीन डज नॉट शो जीआई। जीआई बोले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ट्रांस साइक्लोएल्कीन में मतलब साइक्लोऑक्टीन से पहले साइक्लोहेप्टीन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोब्यूटीन ये कोई भी जीआई शो नहीं करेगा, अपनी केवल सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। किस में एग्जिस्ट करेंगे, सिस, ठीक है। हाँ, साइक्लोऑक्टीन में सिस भी एग्जिस्ट करेगी, तो ये तो हो गई सिस साइक्लोऑक्टीन। अगर कोई आपसे पूछे इसका ट्रांस कैसा होता है तो ऐसा होता है। ये कितने कार्बन हो गए, जरा हाइड्रोजन काउंट कर लो। एक 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए ना टोटल। हाँ, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ट्रांस, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है क्या, पक्का, कंफर्म। तो बच्चों साइक्लोऑक्टीन में दोनों ही एग्जिस्ट करती है, सिस और ट्रांस। हालांकि मैं आपको बता दूं, वो स्टेबिलिटी वाली बात बाद में करेंगे, यहां लिख देते हैं अगले पेज पर। मतलब आप याद रखो कि साइक्लोएल्कीन के डबल बॉन्ड को अगर जीआई शो करना है तो उसको कम से कम कितने मेंबर रिंग का पार्ट होना पड़ेगा, 8 मेंबर रिंग का। उससे पहले वो जीआई शो डबल बॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। हाँ जी, किसमें, हाँ हाँ। और अभी मैंने पूरे मॉलिक्यूल को एक बोर्ड के प्लेन में रखा है, इसलिए ऐसा लिखा है। नोट कर लिया। हाँ जी, तो यहां पर हम ये बात लिख सकते हैं क्या कि स्टेबिलिटी की बात अगर कोई करे आपसे कि व्हाट इज द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इन साइक्लोएल्कीन, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना, एल्कीन में, साइक्लोएल्कीन की बात कर रहे हैं, साइक्लोएल्कीन में ज्यादा स्टेबल कौन होती है, C9 और C8, इन दोनों में C8 और C9 तक। सिस ज्यादा स्टेबल होगी ट्रांस से। कौन ज्यादा स्टेबल होगी, दिस विल बी मोर स्टेबल एंड ट्रांस। जबकि C10 और C11 12 उसके बाद बात करेंगे, तो वहां पर ज्यादा होगी C10 C11 में आपकी ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगी, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगी सिस से, ठीक है। और अब लिख देता हूं मैं शॉर्ट में,
मैं हालांकि और ज्यादा रिंग की बात नहीं कर रहा, फिर 12 के बाद 13 14 में वापस ट्रांस ज्यादा स्टेबल हो जाती है, इतना काम का नहीं है। बस आप ये याद रखो कि स्टेबिलिटी की अगर बात कोई करे तो ज्यादा स्टेबल साइक्लोऑक्टीन साइक्लोनॉनिन में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? सिस। और उसके बाद की जो रिंग आएंगी वो उसमें ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा क्यों? ऑब्वियसली रिंग की साइज जैसे जैसे बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो सिस ऑक्टीन में तो सिस के अंदर एंगल स्ट्रेन कम होता है, नॉनिन में भी किसका एंगल स्ट्रेन कम होता है? सिस का। लेकिन डेकीन और उसके बाद वापस बॉन्ड एंगल बढ़ने लगेगा तो फिर पॉजिटिव डेविएशन आना स्टार्ट हो जाएगा एंगल स्ट्रेन में। समझ रहे हो मेरी बात? वो एंगल स्ट्रेन जो है ना, शुरू में तो इसमें कम रहता है सिस के अंदर, बाद में किसके अंदर कम रहने लगता है? ट्रांस के अंदर। लॉजिक समझ रहे हो क्या? तो मतलब आपको तो कुल मिला के ध्यान रखना है कि साइक्लोऑक्टीन से पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होगी, उसके बाद होगी तो सिस ज्यादा एग्जिस्ट करेगा ट्रांस से, किसमें? C9 और C8 में। और 10 मेंबर रिंग में 11 मेंबर रिंग में कौन ज्यादा होगा? ट्रांस। याद रहेगा क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन में उसमें और करवाने वाला था, जहां हमने इंटीजर क्वेश्चन किया था, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड टू शो GI, आंसर कितना लिखा था? अगर मैं उसमें एल्कीन वर्ड ऐड कर देता, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड टू शो GI फॉर एल्कीन, अब मैंने बस उसमें क्वेश्चन में एल्कीन ऐड कर दिया है। लिखो उसी क्वेश्चन को लिखो, जाओ तो कॉपी के पे लिख लो, मिनिमम कार्बन एटम रिक्वायर्ड टू शो GI फॉर एल्कीन, मिनिमम कार्बन एटम रिक्वायर्ड टू शो GI फॉर एल्कीन। बोलो भाई। देखो जब भी अपन ऐसे बोलते हैं, पहले तो आंसर हो 0 1 2 3 4 5, आंसर है 4। कितना है? और पहले भी फंसाया था, एक बार फिर फंसा दिया आपने। एक्चुअली सुनो मेरी बात, एक्चुअली जनरल कंसेप्ट बच्चे के दिमाग में आता है, बच्चा सोचता है सर यहां पर एक काम करते हैं ना, इधर H जोड़ देते हैं, इधर BrCl जोड़ देते हैं, है ना, Cl वगैरह GI शो कर देगा, है ना। तो बच्चे बोलते हैं सही तो है, लेकिन ध्यान रखना ये एल्कीन नहीं है। जब आपको कोई एल्कीन बोलता है ना, तो आपको सिंपल एल्कीन सोचनी होती है। उसमें आप क्लोरीन, ब्रोमीन, या मान लो कोई बच्चा बोले मैं तो सर यहां पर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगा देता हूं, मेरा हाइड्रोजन कम कंज्यूम होगा, तो ध्यान रखो ये सिंपल एल्कीन नहीं है। हम जब भी बोले एल्कीन, बस CnH2n, साइक्लो एल्कीन मतलब सिंपल रिंग, तो जनरली सोचना होता है। क्या सोचना होता है? तो जनरल ये तो क्या बन जाएंगे? डेरिवेटिव बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? डेरिवेटिव एल्कीन। तो आंसर कितना आएगा? 4। आपको यहां पर भी क्या लगाना पड़ेगा? मिथाइल। और यहां पर भी क्या लगाना पड़ेगा? मिथाइल। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? नहीं आया? आ गया? तो अगर उसने बोला मिनिमम कार्बन एटम कितना रिक्वायर्ड है, कुछ नहीं बोला, तो उसने कंडीशन बोली क्या एल्कीन सोचने की, अब तो मैं कुछ भी सोच लूंगा, जैसे नाइट्रोजन वाला कंपाउंड सोच लूंगा ये वाला, उसमें 0 है। लेकिन अगर उसमें एल्कीन बोला तब यार एल्कीन के लिए मुझे डबल बॉन्ड लेना पड़ेगा, मुझे मिथाइल इथाइल लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। समझ रहे हो पॉइंट? ऐसे सोचना होता है। ठीक है? एनी डाउट हियर? हाँ, तो हम कंटिन्यू करते हैं। कितने एग्जांपल्स हो गए थे? 18 90 नंबर से वापस शुरू हो जाओ। ट्वेंटी। भैया ध्यान रखना है, फोन जब्त हो सकते हैं। अभी आप 12th वाले बच्चे से पूछ रहे ना, नहीं आपकी क्लास का शायद आपको पता नहीं मेरा नेचर। अगर ये नॉन स्टॉप रहेगा तो मतलब आपकी क्लास में आप खुद ही बोलेगी क्लास के हाथ से आप जब्त कर लो, तो ज्यादा ही डिस्टरबेंस हो रहा है। अपने अपने फोन को चेक करके आया करें तो वो बंद है या नहीं है, क्योंकि आपका एक फोन आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है ना। ऐसा ध्यान रखो इस बात को यार। क्लास के अंदर हम लोग अननेसेसरी डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि मुझे पता है आप बहुत ही समझदार बच्चे हो, मुझे ज्यादा कंप्लेंट आप लोगों से होती नहीं है, पर कभी कभार छोटा मोटा कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, तो थोड़ा सा तो प्रेशर रखना पड़ेगा, है ना। मुझे पता है कि मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती बच्चों पे, मतलब ऐसा बिल्कुल मतलब ये नहीं कि इसका कोई वरदान है तुम्हें कि कुछ जरूरत पड़ेगी ही नहीं, है ना। क्योंकि अभी 12th वाले में एक बच्चे का फोन जब्त कर लिया था मैंने, हालांकि उसने कुछ ज्यादा ही बेवकूफी कर दी। उसने क्या किया,
यहाँ क्लास में पीछे छुप के ऐसे फोन पे बात कर रहा है, और वो सोच रहा है कि मैं अकेला ही समझदार हूँ इस दुनिया में, है और तो कोई है नहीं। तो पता नहीं तुम्हारे अगल बगल में ऐसे दो बच्चे बैठे होते हैं जो मेरे को तुरंत इशारा कर देते हैं आंखों से, सर। और सीरियसली उसके पड़ोसी ने इशारा किया, सब बिल्कुल हाथ हिलाएगा तो समझ जाएगा। तो उसने ऐसे झुक के बात कर रहा, उसने सर ने ऐसे ऐसे भुआएं ऊंचाई। तुम्हारे साथ जो बैठे होते हैं ना, वो बॉडी लैंग्वेज से मेरा हमेशा सपोर्ट में रहता है। और ऐसा भी नहीं है बच्चा, मैं खुद भी पूरी नजर रखता हूं। तो ऑफलाइन में यही तो मजे है यार। ऑफलाइन में क्यों बच्चा जल्दी पढ़ के सेलेक्ट हो जाता है? तो उसमें क्या होता है, टीचर का और क्लास का एक अपने आप में एक एटमॉस्फेयर होता है, पढ़ने का दबाव तो होता है, और थोड़ा बहुत दबाव होना चाहिए। नॉर्मली बच्चा बोलता है तो दबाव में प्रेशर नहीं लेना चाहिए। प्रेशर की बचपन से प्रेशर लिया हम लोगों ने, हर बात का प्रेशर होता है ना। तो हमेशा डरना नहीं चाहिए। लेकिन अब क्लास में क्या होता है, एक एटमॉस्फेयर है तो बढ़िया, फिर पढ़ने में भी मजा आता है। तो भी तभी तो घर पर तो आप ऑनलाइन बैठे हो, आपने देखा थोड़ी देर बाद एंजॉय करने लगे, मम्मी का ध्यान हटा, चलो घूमने चल लिए, मोबाइल चलाने लग गए। ऑनलाइन में से करते थे नहीं करते थे? ऑफलाइन में अगर एक बार बच्चा क्लास में आ गया तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा दरवाजा है जिसमें घुस तो अपनी मर्जी से सकते हो, लेकिन निकल अपनी मर्जी से नहीं सकते। इसलिए तो ऑफलाइन में बच्चे को क्रेज होता है। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन फिर भी जरूरी है। कोई कितना भी जबरदस्ती बिठा के पढ़ा सकता है, लेकिन समझना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में, तो वो तो आपके ऊपर ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, बच्चों ध्यान से देखो इस कंपाउंड को। इस कंपाउंड में क्या जीआई शो होगा? एक मिनट में फिर सारे कंपाउंड लिख देता हूं। चलिए, तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए, क्या ये डबल बॉन्ड बच्चों जीआई शो करेगा? ये साइक्लोएल्कीन को जीआई शो करने के लिए मिनिमम कितने पार्ट का मेंबर रिंग होने चाहिए? 8। क्या ये 8 मेंबर रिंग का पार्ट है? लेकिन क्या ये वाला पार्ट तो जीआई शो कर सकता है? क्योंकि देखो इसकी दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये सिस और एक ये वाली ट्रांस। डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या इसमें मिथाइल तो वैज वैज भी हो सकते हैं, और मिथाइल कहां हो सकते हैं? वैज डैश 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 भी हो सकते हैं। अब देखो वैज वैज लिखो या डैश डैश लिखो, बात एक ही है। तो ये तो हो गई सिस, तो ये क्या हो जाएगी? बोलो बच्चों समझ में आ रहा है क्या? तो देखिए सिस और ट्रांस दोनों पॉसिबल है। डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं कर रहा है। डबल बॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है बताओ? क्योंकि डबल बॉन्ड को जीआई शो करने के लिए मिनिमम कितने रिंग का पार्ट होना चाहिए था? 8। कितना? 8। तो 8 मेंबर तो नहीं है, तो डबल बॉन्ड नहीं शो कर रहा है, लेकिन एक साइड से जीआई शो इधर से तो हो रहा है। तो इस पार्ट में नहीं किया, इसने कर दिया, क्या दिक्कत है? जीआई शो होगा। बोलो यार, क्या अगला वाला भी जीआई शो कर देगा? एक को वैज वैज लोगे तो सिस, वैज डैश लोगे तो ट्रांस। तो इस वाले साइड से नहीं हो रहा, क्या इस वाले एल्केन वाले साइड से तो हो जाएगा? तो साइक्लो एल्कीन वाला पार्ट नहीं कर रहा, साइक्लो एल्केन वाला पार्ट तो कर रहा है। बोलो, इसी तरह से बताओ ये शो करेगा क्या? 21। अच्छा पहले तो मुझे बताओ ये कौन सा कार्बन है और ये वाला? तो आपको पता है sp2 ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो इसको तो मैं वैज डैश पे नहीं लूंगा, क्योंकि यहां बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। तो इतना पार्ट तो सेम प्लेन में आ जाएगा ना, ये वाला ये वाला ये वाला। लेकिन क्या इस मिथाइल को तो मैं वैज डैश पे लूंगा? तो कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है इसकी? एक तो वैज वाली और दूसरी डैश वाली। नहीं आ रहा, देखो इधर मैं समझाता हूं आपको, इधर देखना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वाले को देखो, यहां मुझे बताओ इन दोनों मिथाइल मिथाइल के बीच की डिस्टेंस L1 है। इन दोनों मिथाइल मिथाइल के बीच की डिस्टेंस क्या है? L2। क्या ऐसा ही लग रहा है L1 L2 सेम ही आया? क्योंकि जितना ये ऊपर है वैज पे, उतना ये नीचे है डैश पर। ऐसे आप ये भी बोल सकते थे सर यहां तो जीआई हो नहीं सकता है, और मिनिमम साइक्लोएल्केन में कितने कार्बन चाहिए होते हैं? नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, sp3 वाले कार्बन कम से कम 2 तो होने चाहिए ना, जिसकी 2 वैलेंसी डिफरेंस। जैसे यहां H,
और यहां CH3, यहां पर H, यहां भाई किसी रिंग में अगर 2 sp3 कार्बन है, ये भी sp3 बच्चों, ये भी sp3, अगर 2 sp3 कार्बन आ जाए जिसकी 2 वैलेंसी डिफरेंट हो तो वो वाला पार्ट तो GI शो कर लेगा ना। तो यहां पर क्या एक ही sp3 कार्बन बना जिसकी 2 वैलेंसी डिफरेंट है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं भाई? मिनिमम अगर 2 sp3 कार्बन मिल जाए, ये वाला देखो, यहां से देखो, अगर 2 sp3 कार्बन है आपके पास जिसकी 2 वैलेंसी डिफरेंट है, HCH3 HCH3, CH3 के कोई और भी हो सकता है, पर ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट आ गई तो क्या वो GI शो करेगा? तो वैसे क्या उसने यहां से GI शो कर दिया इस वाले साइड से, ये वाले ने, लेकिन इस वाले ने क्यों नहीं किया? क्योंकि कितने sp3 कार्बन है? एक। मतलब अगर रिंग में 2 sp3 कार्बन होंगे तो वो GI शो डेफिनेटली करेगा। करेगा नहीं करेगा? बोलो। और अगर आप ऐसे रटना नहीं चाहते हो, सिंपल लॉजिक से सोचो कि यार इस मिथाइल को मैं वेज पे ले सकता हूं या डैश पे ले सकता हूं, इसको तो मैं ऑन दी प्लेन ही लेना पड़ेगा क्योंकि sp2 तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना, तो वो तो वेज डैश पे होगा नहीं, यही वेज डैश पे हो सकता है। तो जितना ये वेज उतना ये डैश। नहीं आया? सही बताओ, एनी डाउट है? ऐसे ही मुझे बताओ क्या इसमें 2 साइड से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो रहा है? एक तो ये भी और एक यहां से भी। क्यों? क्योंकि यहां देखो इधर वेज वेज सिस वेज डैश ट्रांस, क्या अब ये डबल बॉन्ड भी GI शो करेगा बच्चों? क्योंकि 8 मेंबर रिंग, 8 मेंबर रिंग में क्या GI शो होता है? साइक्लोऑक्टीन में सिस भी एग्जिस्ट करती है और ट्रांस भी। नहीं आ रहा है? तो कोई आपसे बोले कि यहां कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे, तो आप बोलोगे 4, एक तो इसका सिस ट्रांस, एक उसका सिस ट्रांस। बोलो। नहीं आ रहा? आ रहा है? वैसे मैं बताऊं, लॉजिकली सोचो, आप लॉजिकली सोचोगे तो कम फंसोगे, क्योंकि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा वी डोंट नो, इसलिए हम लॉजिकली सोचोगे तो ज्यादा बेटर कर पाएंगे। जैसे इस वाले को लॉजिकली सोचो। पहले तो मुझे बताओ ये कौन सा कार्बन है? sp3। बताओ ये Cl ऑन दी प्लेन होगा या वेज डैश पर? ठीक है, 2 वैलेंसी तो ऑन दी प्लेन चली जाएंगी, तीसरी वैलेंसी तो या तो वेज पे होगी या डैश पर। तो एक काम करें, अपन इसको वेज पे फिक्स कर लें। मान लो मैंने इसको वेज पे ले लिया बच्चों। अब मुझे बताओ इसकी और इसकी डिस्टेंस मान लो L1 है। अगर मैं इसको डैश पर लेकर जाऊंगा तब तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितना ये बाहर है उतना ही अंदर है। लेकिन क्या डबल बॉन्ड की साइड से वैलेंसी बदल दूंगा तो क्या L1 L2 चेंज होगी नहीं होगी? यहां पर H और यहां पर CH3। बोलो। तो यहां अब मुझे बताओ क्या L1 L2 यहां L2 बदली या नहीं बदली? भाई मैंने यहां पर CLH की डिस्टेंस ली थी, आप Cl CH3 की भी ले सकते थे, वो आपकी इच्छा है, लेकिन जो यहां लेना वही यहां लेना। CLH बताओ क्या डिस्टेंस बदली नहीं बदली? क्या मैं बोल सकता हूं L2 इज ग्रेटर देन L1? रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है क्या? बोलो। तो ये GI शो करेगा। वैसे इसकी एक ट्रिक बताऊं मैं आपको। पहले तो आप मुझे बताओ ये डबल बॉन्ड्स एल्कीन मानोगे या साइक्लो एल्कीन? ये डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है या रिंग के बाहर है? तो एल्कीन होगी। अब एल्कीन में तो सिंपल चलता था, ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए थी, ये दोनों डिफरेंट होनी चाहिए थी। क्या दोनों डिफरेंट दिख रही है? यहां क्या आ रहा है? CH2, यहां क्या आ रहा है? CHCl। इसी तरह से यहां क्या आ रहा है? CH3, यहां क्या है H। तो ये डबल बॉन्ड GI शो करेगा। अब देखो इसमें देखो क्या ये डबल बॉन्ड GI शो करेगा क्या? क्योंकि ये दोनों वैलेंसी तो डिफरेंट है, लेकिन यहां देखो सेम, फिर आगे गए सेम, फिर यहां आके मिल गए। मिलने से पहले तक डिफरेंट मिली क्या? नहीं मिली, मतलब ये GI शो नहीं करने वाला। अब इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करें? देखो आप मुझे बताओ क्या बच्चों ये क्लोरीन वेज पर भी ले सकता हूं मैं, या मैं इसको डैश पर भी ले सकता हूं? अब 3D में सोचना। CH3H बताओ क्या जितना ये वेज पर था, इस तरह से ले लो, कौन सी ये वाला लेते हैं, जहां ये जितना CH3 और Cl के बीच की कोई भी 2 ग्रुप पकड़ लो, Cl CH3 या CLH पकड़ लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, बताओ CLH की डिस्टेंस यहां L1 है और CLH की डिस्टेंस यहां L2 है, क्या दोनों सेम आ रही है? बोलो पक्का। और हमने कहा अगर L1 L2 सेम आ गई तो क्या वो GI शो नहीं आ रहा? आप सोचो ना, ये 3D में सोचो, ये रिंग है, ये ऐसे रखी हुई, ये क्लोरीन बाहर है, पहले मॉलिक्यूल में वो बाहर था और उसका CLH से डिस्टेंस ले रहा था मैं, ठीक है ना? अब दूसरे मॉलिक्यूल में उसने उसको आपको अंदर लिया, तो जितना वो बाहर था उतना ही वो अंदर चला गया। नहीं आ रहा? डर तो नहीं लग रहा है?
इमेजिन करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, आपको भूल रहे होगा। आप बस ये याद रखो कि ये sp3 कार्बन है, तो इसकी वैलेंसी वेज डैश पे होती है। किस पे होती है? और ये sp2 है तो ये ऑन दी प्लेन होगी ऐसे, तो इसकी वैलेंसी ऐसे, इसकी अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्यूमुलिन जैसा बन गया। कैसा बन गया? क्यूमुलिन। जब भी, एक और ट्रिक बताऊं क्या? एक ट्रिक और बताता हूं, जब भी रिंग अंदर से खाली हो ना तो इसको एक डबल बॉन्ड मान लिया करो। ठीक है, जब भी रिंग अंदर से खाली हो तो इसको एक डबल बॉन्ड मान लो। कितनी डबल बॉन्ड बन गए बताओ? क्या इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाली क्यूमुलिन जीआई शो करती थी क्या? करती थी क्या? बोलो। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। 24 अभी सब समझ में आएगा, रुको वेट। 25 इसको देखना जरा, ये देखो। आ जाओ, मैं आपको सिखाता हूं। देखो अभी आपके बोलोगे सर मजा आ गया आप तो। ये देखो, क्या डबल, ट्रिक बता रहा हूं सीधी। अगर डबल बॉन्ड और रिंग, रिंग अंदर से खाली दिख रही है क्या? तो क्या इसको मान लोगे? तो इवन वाली बनी या ऑड? ऑड वाली। और अगर इसमें भी एक डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड, इसको भी डबल बॉन्ड मान लिया, तो ये भी कौन सी बनी? क्या ऑड वाली जीआई शो कर सकती है? तो ये करेगी, ये करेगी। क्या इसी तरह से इसको भी एक डबल बॉन्ड मान ले? तो इवन वाली बनी या ऑड? तो ये जीआई शो ऐसे, ये इवन या ऑड? बोलो। ऑड वाली कर सकती है। तो ये याद रखना, सुनो 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 सुनो। क्यूमुलिन, मेरी बात सुनो, क्यूमुलिन हैविंग even pi bond can show GI, but odd pi bond cannot show GI। सुनते जाना। अच्छा उल्टा लिखिए, सॉरी। इवन वाली कैन नॉट शो, हाँ सॉरी। तो हम बोलेंगे इवन पाई बॉन्ड कैन नॉट शो, जबकि इवन पाई बॉन्ड कैन शो। सुनो बच्चों ध्यान सुनो, ये तो हमने बताया था ना, पहले ही प्रूफ किया था L1 L2 से। L1 इवन वाले पाई बॉन्ड जिसमें लगातार इवन नंबर, इवन मतलब 2 4 6, तो वो जीआई शो कभी नहीं करती, क्योंकि L1 L2 क्या आती है? सेम। याद है? L1 L2 सेम। ठीक, तो ये नहीं करती, ये शो कर सकती है। तो आपने क्या किया? ट्रिक बना दी। डबल बॉन्ड या रिंग्स जब आए तो उनको डबल बॉन्ड मान लो, लेकिन ध्यान रखना रिंग अंदर से खाली होनी चाहिए, मतलब अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या किया? 1 2 3, कितने पाई बॉन्ड आए? यहां कितने है? यहां कितने है? अब सुनना, कोई बच्चा बोले नहीं सर ये समझा के बताओ। आप मुझे बताओ ये कौन सा एक्चुअल में डबल बॉन्ड? तो मैं मान रहा हूं ना, एक्चुअल में कार्बन डबल बॉन्डेड है या सिंगल बॉन्डेड? मतलब sp3 है या sp2 है? बोलो। sp3, आराम से समझना, ये sp3 है। ये भी कौन सा कार्बन है? ये भी कौन सा कार्बन है? ये वाले कार्बन की पूछ रहा हूं, ये वाला ये वाला ये वाला sp3 है। आप देखो sp3 के अगर 2 बॉन्ड सेम प्लेन में होंगे तो रेस्ट ऑफ दी 2 बॉन्ड, बोलो। तो क्या ये वापस डैश वेज पे, तो ये वापस ऑन दी प्लेन आ जाएंगे? इसका मतलब ये वापस कहां चले गए? वेज डैश। आया समझ में? मतलब ये रिंग ऐसे रखिए, ऐसी, वो रिंग ऐसे परपेंडिकुलर रखिए। क्यों? क्योंकि sp3 के 2 बॉन्ड ऑन दी प्लेन है, तो रेस्ट ऑफ दी 2 बॉन्ड डैश वेज पे, यानी रिंग का आधा हिस्सा पीछे है, आधा हिस्सा बाहर है। इसी तरह से अब ये वापस sp3 है, इसके 2 बॉन्ड डैश वेज पे, तो रेस्ट ऑफ दी 2 बॉन्ड अपने आप कहां आ जाएंगे? ऑन दी प्लेन। तो ये वापस ऐसे आ गई, और ये ऐसे है, वो ऐसे है। बोलो। ये वापस sp3 कार्बन है, तो ये वापस वेज डैश पे आ जाएंगे। अब देखो इन दोनों की वैलेंसी का प्लेन सेम है या परपेंडिकुलर है?
बोलो, तो क्या L1 L2 सेम आएगी नहीं आएगी? अब सोच के देखो, जितना ये प्लेन के बाहर है अगर आप CL अंदर लेकर जाओगे तो क्या उतना ही अंदर चला जाएगा? तो L1 L2 सेम आएगा नहीं आएगा? इसमें देखो जरा, इधर देखना, ये स्पीड भी है, ये ऑन दी प्लेन, ये क्या आ जाएगा? डैश वेज, ये पूरा का पूरा आधा हिस्सा अंदर आधा बाहर, ये वापस ऑन दी प्लेन आ जाएगा। बोलो, और ये वापस कैसे आ जाएगा? डैश वेज। तो क्या वापस से ये ऑन दी प्लेन आ गया? मतलब इन दोनों का प्लेन सेम आया या डिफरेंट आया? ये भी ऑन दी प्लेन है, ये भी ऑन दी प्लेन है, तो मतलब L1 L2 यहां देखना डिफरेंट आएगी। चेक कर लोगे क्या? नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, अभी तो टाइम हो गया है। अगली क्लास में अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन क्या आपको इतना समझ में आया? आप तो ये करो ध्यान से कि जब भी कंपाउंड के अंदर एक रिंग हो और एक डबल बॉन्ड हो या दोनों रिंग हो तो आप उसको क्यूमुलिन से कंपेयर कर लिया करो। किससे? क्यूमुलिन से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन याद दिलाना मुझे, ये वाला प्रैक्टिस करना है, आप सोच के जाना इसको। ठीक, अगली क्लास में करेंगे।